नमस्कार साथियों। 2 दिन हो गए हमको बात करते हुए, इसलिए मैंने सोचा कि एक समरी बना के आपको भेज दूं, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें समझ में भी आ जाएगा कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये समझा कि लॉकडाउन को हम कैसे समझें। तो जैसे कि एक पानी बह रहा है, उस पे एक डैम बना देते हैं और पानी की चाल रुक जाती है। शायद ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। हम लोग अपना काम करते चले आ रहे थे लगातार, लेकिन अचानक कोरोना आ गया और लॉकडाउन आ गया और हमारा जो काम है वो रुक गया। काम भी रुका, शरीर भी रुका और मन भी रुक गया। तो हम क्या करें? तो शायद हम वही करते हैं जो पानी करता है तो कुछ पानी तो जमीन के अंदर चला जाता है। तो क्या हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम भी अपनी आदतों, जो हमने पिछले 1-2 साल में, 3-4 साल में, 1-2 महीने, 4-5 महीने में माइक्रो फाइनेंस में काम किया, उन सबको याद करके जो भी हमारी सीख है उन पे हम चिंतन कर लें, उनके बारे में सोच लें कि वो हमारे अंदर बस जाएं, वो जो अच्छी चीजें हमने की। और यदि हमें लगा कि कुछ चीजें हैं जहां हमने गलती कर दी, तो उस गलती को हम हवा में उड़ जाने दें। जैसे कि कुछ पानी सूरज की गर्मी में उड़ जाता है, तो जैसे ही आप अपना चिंतन करेंगे, आप सोचेंगे, तो कुछ आपकी जो नेगेटिव आदतें हैं या नेगेटिव आपने किया है उसको आप देखेंगे, तो भगवान आपके से वो छीन लेगा और आपकी वो नेगेटिव चीजें पॉजिटिव बना के कहीं और पानी बरसा देगा। और तीसरा है दोस्तों कि ये जब पानी किसी दीवार से, डैम से रुकता है, तो इसका प्रेशर बढ़ता है। तभी तो जब गेट खुलता है वो पानी एकदम से भाग जाता है ना। तो क्या हम अपने अंदर भी कुछ ऐसा प्रेशर डेवलप कर लें? अब प्रेशर कैसे डेवलप करें? एक तो होता है दोस्तों नेगेटिव प्रेशर, एक होता है पॉजिटिव प्रेशर। तो नेगेटिव प्रेशर है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाएं, डिसअपॉइंट हो जाएं, बोर हो जाएं, किस्मत को कोसने लगे। और पॉजिटिव प्रेशर होता है कि हम कोई नई चीज सीख लें या कोई नई स्किल सीख लें, या 21 दिन में, कोई साइंटिस्ट भी बोलते हैं, कोई भी नई हैबिट हम डाल सकते हैं। तो क्या हम अपने अंदर कोई नई हैबिट डाल सकते हैं जो हमें हमारे काम करने में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करे? तो इसीलिए दोस्तों, इस लॉकडाउन में हमें 3 काम कर सकते हैं। अपनी अच्छी आदतों को, जो एक्सपीरियंसेस है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के, उन एक्सपीरियंसेस को लिख के उस पर चिंतन करके अपने अंदर और गहरा बिठा लें। दूसरा, जैसे धूप में पानी होता है, अपने कुछ दिमाग का जो नेगेटिव सोच है उसको हटा दें। और तीसरा, कोई अच्छी हैबिट्स या स्किल या कोई अच्छी किताब पढ़ के अपने अंदर नॉलेज डेवलप करिए। तो इस कहानी के बैकग्राउंड में दोस्तों हमने एजेंडा तय किया। तो एजेंडा में हमने पहले डिस्कशन किया कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमने डे 1 में प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन किया कि क्या होगा, क्लाइंट कैसे बिहेव करेगा, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, माइक्रो फाइनेंस की लोग क्या बोल रहे हैं। दूसरे दिन, मतलब कल जब हमने बात की, तो हमने इस डिस्कशन को थोड़ा सा डीप कन्वर्सेशन किया कि हमें क्लाइंट के साथ कैसा बिहेव करना है। और तीसरा जो हम आज करेंगे कि हमें अपनी संस्था के साथियों के साथ बात करते समय किन चीजों का ख्याल रखना है। और लास्ट जो टॉपिक हमने चुना है कि हमें खुद की जिम्मेदारी कैसी लेनी है, क्योंकि काम तो हमें ही करना है ना, मतलब सबसे सेंटर में तो हम ही हैं। तो जो हम हैं वही तो हम दिखा पाएंगे दुनिया को। तो हमें अपनी जिम्मेदारी कैसी लेनी है, वो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो डे 1 में हमने क्या डिस्कशन किया? हम सब लोगों ने आपस में बातें की, हमने इस सिचुएशन को समझा कि प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट को क्या दिक्कत आ रही है, उनका रोजगार खत्म हो रहे हैं। तो उस चीज को हम समझते थे, लेकिन एक बैठक में हम लोगों ने चर्चा की और उस चर्चा में हमें क्या समझ में आया कि पहले माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हाईवे की तरह चल रहा था। हम पैसा देते थे, वो पैसा वापस करते थे, हम लोग अपना ऑडिट करते थे, अपना ऑफिस में रिपोर्ट बनाते थे और बड़ी गाड़ी स्मूथ चल रही थी। दिन दूनी रात चौगनी हम लोग की ग्रोथ हो रही थी, हाईवे पे गाड़ी चल रही थी। लेकिन अचानक से पानी बरस गया और मौसम कुछ ऐसा बदला कि ये जो हाईवे है वो पतली सड़क बन गया दोस्तों, वो भी ट्रैफिक के साथ। तो कई माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं जो क्लाइंट के पास जाएंगी कलेक्शन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। और अब ये जो हाईवे था दोस्तों, ये बन गया है एक पतली स्लिप करने वाली पहाड़ की सड़क। एक गलती की और हमारी गाड़ी गड्ढे में गई। सोचा था आप लोगों ने
कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। तो अब हमें समझना है कि इस माहौल में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोचने के लिए कि जब भी हम दुनिया को देखते हैं और हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं, उनको हम 3 भागों में आराम से बांट सकते हैं। पहला तो ये कि किस किस चीज पे हमारा कंट्रोल है, मतलब एज ए लोन ऑफिसर हमारा कंट्रोल है, या एज ए रीजनल ऑफिसर हमारा कंट्रोल है, या हेड ऑफिस में MFI का कंट्रोल है, या देश में प्रधानमंत्री का कंट्रोल है। तो क्या चीजें हम बदल सकते हैं, क्या चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी सोच से या अपने बिहेवियर से या अपने काम से थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब हम चीजें बदल नहीं सकते, लेकिन चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो वो है इन्फ्लुएंस। और तीसरा है कंसर्न, मतलब चीजें हम पे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ उसके बारे में सोच चिंता कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते डायरेक्टली। तो दोस्तों, आप भी जब भी कोई चीज आपके दिमाग में आए तो तय कीजिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकते, तो क्या हम अपने सहयोगियों के साथ बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरा, इकोनॉमी की हालत खराब है, सेक्टर ही थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम चिंता कर सकते हैं, नहीं कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो सब क्या है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम अपनी कोशिशों से कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसे पता कि हमें सही लगता है कि नहीं लगता। मतलब हम भी आपस में डिस्कशन करके सोच सकते हैं कि क्या हम अपना कंट्रोल का या इन्फ्लुएंस का दायरा बढ़ा के जो चीज मुझे अभी कंट्रोल में नहीं लग रही है, लेकिन क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्या हम उसमें भी कोई चेंज ला सकते हैं। इसीलिए ये जो मॉडल है हमारे काम के लिए है, हमें सोचने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों, कल जब हमने बात की थी कि क्लाइंट के साथ कैसे बातें करनी है, तो हमें ये समझ में आया कि ज्यादा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हर चीज काफी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे इन्फ्लुएंस में कुछ चीजें हैं। इन्फ्लुएंस में क्या है दोस्तों, कि पहले जब हम फील्ड में जाते थे थोड़ी मोड़ी गलती कर देते थे, लेकिन फील्ड हरा था तो एकदम से आग नहीं पकड़ता। लेकिन अब पूरे समाज में ही टेंशन है, सबके रोजगार हिट हुए हैं, सबके कैश फ्लो बंद हुए हैं, तो सिचुएशन अब पटाखे जैसी हो गई है। तो कभी कभी हम माचिस जला के ही जंगल में छोड़ देते थे तो डरते नहीं थे, मतलब आदत थी, चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अब हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि पटाखों में आग लग जाए, क्योंकि हम तो माचिस जलाएंगे पूरी दुकान जल जाएगी हमारी। दोस्तों, इस सोच के साथ हमें हमेशा याद रखना है कि कुछ चीजें हमें अच्छा करने की कोशिश करनी है, जिसे हम मोटिवेशन का नाम देते हैं, लेकिन फील्ड में कुछ चीजें हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब उसमें हमें ख्याल रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है। मतलब हमें कोशिश करनी कि वहां गंदगी ना हो। और हमें मोटिवेशन तो अलग बात है, लेकिन बचा के भी रखना है। मोटिवेशन आप कह लीजिए कि बनाना है नया, हाइजीन कह दीजिए कि बचाना है। तो हमें बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। तो इस सोच के साथ दोस्तों, हमने कल डिस्कशन किया था कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यदि हम माइक्रो फाइनेंस के क्लाइंट होते तो हम अपने लोन ऑफिसर से या अपनी संस्था से क्या एक्सपेक्ट करते। दोस्तों, ये जो सोच है कि सामने वाले के शूज में अपने आप को रखना या सामने वाले की तरह सोचना, इससे हमें एक संवेदना गुण हमारे अंदर जगता है। संवेदना मतलब हम उसकी समस्याओं को समझ पाते हैं, उसकी वेदना को समझ पाते हैं। और यदि हमें वास्तव में बहुत अच्छी संवेदना होती है, अच्छी क्वालिटी की, तो हमें कोई ना कोई तो ब्रह्मांड में ऐसी ताकत है जो नए आइडियाज देती है और जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करती है। तो दोस्तों, हम भी जानते हैं फील्ड में कुछ अच्छे क्लाइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, लेकिन आप सबने कहा था कि ज्यादातर क्लाइंट हमारे अच्छे ही हैं। लेकिन जो थोड़े 3, 4, 5% नेगेटिव हैं, उनसे आप डील करने की स्ट्रेटेजी ज्यादा मत बनाइए। बस आप एक ख्याल रखिए कि अपना बिहेवियर ऐसा कर लीजिए कि आग ना लगे। वो बोलेंगे, उन्हें बोलने दीजिए। आपका अपने आप आपको बहुत पहले से बहुत ट्रेनिंग आपके पास है, मुझे पता है कि आपको पता है उसे कैसे डील करना है। बस एक ध्यान रखिएगा, जब भी ग्रुप में जाएं, अपनी आंखों के सामने इमेज लगा के 5-6 बार सांस ले लें, अपनी सांस पर ध्यान दे दें
यदि आपके दिमाग में पीछे रहेगा कि मुझे गलती नहीं करनी है, तो आप लोगों का काफी ब्रेक लगेगा गाड़ी में और गलतियां कम होंगी दोस्तों। दूसरा, हेड ऑफिस तो बोलेगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो हमें इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करनी, जो हमने कल डिस्कशन किया था कि हमें किसी क्लाइंट की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है। मतलब आप मीटिंग से आ गए और मोहल्ले में कहीं और खड़े होकर या चाय की दुकान पे खड़े होकर क्लाइंट के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो दोस्तों वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि किसे पता कौन सुन रहा है, दीवारों के भी कान होते हैं, और आपने एक बुराई की और ग्रुप के पास आपकी बात पहुंच गई तो शायद बम फूट जाए। दूसरा, अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए ग्रुप मीटिंग में पहुंचने के पहले कुछ गहरी सांसें, स्टार्ट करने के पहले कुछ सांसों पे 10 तक ध्यान दे दीजिए दोस्तों, बहुत हेल्प करता है। ये साबित हो चुका है दुनिया में, बहुत हेल्प करता है। तो मीटिंग स्टार्ट करने के पहले अपनी आदत बना लीजिए कि 4-5 बार 10-15 बार अपनी सांसों को देखेंगे। तीसरा, एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से डिफरेंशिएट मत कीजिए, मतलब ज्यादा एक दूसरे एग्जाम्पल मत दीजिए, देखो उन दीदी ने ये कहा था, इन दीदी ने ये कहा था, उन दीदी ने ये कहा था, क्योंकि आप यदि कंपैरिजन करोगे तो क्लाइंट भी कंपैरिजन करेगा कि देखो उनने नहीं दिया था, उनने नहीं दिया था, उनने ऐसा किया था, उनने वैसा किया था। तो वो वाला ट्रेंड आप मामला बनाइए ही मत, ज्यादा कंपैरिजन मत कीजिएगा। दूसरा, सबसे एक जैसी बात कीजिए, मतलब जल्दबाजी में किसी से बात मत कीजिए, बहुत सोच समझ के बात कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमें पता है कि सड़क पतली है तो हमें सोच सोच के ही बात करनी है दोस्तों। हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम सबको एक ही बात बोले, हल्के में या बिना सोचे समझे अपने मुंह से कुछ नहीं निकाले। माहौल को थोड़ा सा लाइट रखें, मतलब हाय हेलो पूछिए, बच्चे खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा खिला लीजिए। जैसे हमारे यहाँ बूढ़ी दादी हैं, वो क्या करती थी, जब भी उनके पास कोई पड़ोस की महिला आके अपनी राम कहानी, अपना दुख सुनाने आती थी, चिल्लाते हुए आती थी, देखो दादी ऐसा कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया उन्होंने, तो दादी उसको बिठाती थी, उसकी बात सुनने के पहले उसको बोलती थी बैठो बैठो बैठो, एक गिलास पानी पी लो। और दोस्तों, उनकी इतनी बुद्धि थी पुराने जमाने के लोगों की कि वो एक गिलास पानी पिला के ही सामने वाले को ठंडा कर देती थी। मतलब उनको पता था कि समस्या को सॉल्व करने के तरीके बहुत कम है, लेकिन जो हमारा दिमाग है जो समस्या बनाता है, उस दिमाग को हम ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी सोचिए कि आप अपने माहौल को कैसे ठंडा बना सकते हैं। आप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मुसीबत का समय है, हमारे पास भी सब आंसर्स नहीं है, तो हर चीज का जवाब देने के लिए क्लाइंट हमसे मांगेंगे कि अपने सवाल बताएंगे, हमसे जवाब की उम्मीद रखेंगे, लेकिन जब हमारे पास जवाब है नहीं तो हम दे नहीं सकते। तो दोस्तों, हमें उनको कंधा देना है, लेकिन उनके साथ अगर हम उनकी समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, सुनने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। और तो उन्हें ये लगे कि उनकी बात सुनी गई, यदि हमें ये लगेगा कि उनकी बात सुनी गई तो ही उनका अपने आप पे विश्वास बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उनकी बात अटेंशन से सुनना, और यदि आपके पास आंसर्स नहीं है तो एक्सेप्ट करना कि दीदी हमें आपकी समस्या समझ में आ रही है, भगवान करे कि सबका सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन दीदी मेरे पास इसका भी जवाब नहीं है। तो अपनी कमजोरी, अपनी जो बेबस हमारा आज की डेट में स्थिति है, तो हमें उसको शेयर करने में डरना नहीं चाहिए दोस्तों। फिर कभी कभी दोस्तों हम बातचीत होगी, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन याद रखिए कि आर्ग्यूमेंट, किसी ऐसे आर्ग्यूमेंट में मत फंसिएगा जहां से आपको निकलना नहीं आता। गांधी जी अंग्रेजों से लड़ते जरूर थे, लेकिन अंग्रेजों से लड़ते समय अपना कोई भी आंदोलन, चाहे वो नमक का आंदोलन हो या सहयोग आंदोलन है, उन्हें पता है कि सामने वाले को भी हारना पसंद नहीं है। तो वो क्या करते थे, 10 कदम आगे बढ़ाते थे और 8 कदम पीछे हटते थे। तो क्या हो गया, 2 कदम तो आगे बढ़ गए ना। तो हमेशा सामने वाले से, जब भी वो कोई आंदोलन करते थे, उनके दिमाग में पता होता था कि जब हम बाहर निकलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि उसने उन्हें 8 कदम पीछे ढकेल दिया, लेकिन असलियत में वो 10 कदम आगे जाके 8 कदम पीछे हुए, तो 2 कदम तब भी आगे हो गए। तो दोस्तों, यही तरीका है नेचर का भी, पतंग उड़ाते हैं, कभी खींचते हैं, कभी छोड़ते हैं लगाम। तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर एग्जिट प्लान नहीं है, तब तक आप आर्ग्यूमेंट में मत फंसिएगा, और खाली धमकी मत देना दोस्तों। अभी गुस्से में हम लोग क्या बोलेंगे कि दीदी ऐसा हो जाएगा, दीदी वैसा हो जाएगा, दीदी आपको लोन नहीं मिलेगा, दीदी आपने ऐसा क्यों किया, दीदी हम देख लेंगे। ये जो खाली धमकी होती है दोस्तों, सामने वाले के ईगो को ठेस पहुंचाती है, और जैसी सामने वाले की ईगो को ठेस पहुंचती है, हम लोग फाइट या फ्लाइट के मोड में आ जाते हैं, मतलब या तो हम लड़ेंगे या भागेंगे। तो दोस्तों,
कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के ईगो को ठेस ना पहुंचाए। और हमने डिस्कशन किया था दोस्तों कि क्लाइंट से बात करने के पहले, कलेक्शन की बात करने के पहले कोई ना कोई सोशल या फ्रेंडली बात उनसे कर लेना। जैसे कि हम जो डिस्कशन किया था कि मान लीजिए हम जॉब ढूंढ रहे हैं और हमें अपने किसी दोस्त से उम्मीद है कि वो हमें जॉब दिला सकता है, तो क्या हम उसको फोन उठा के सीधे बोलते हैं कि भैया जॉब दिला दो? नहीं, हम उनको पहले फोन लगाते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं, उसके बाद 3 या 5 दिन बाद दोबारा फोन लगाते हैं, फिर उसके बच्चों का हाल पूछते हैं, उसके बाद हम कहीं जाके बोलते हैं कि दोस्त थोड़ी मदद चाहिए। समझते सब है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन एक शालीनता है, एक लिहाज है, एक आदर है। तो इसलिए कोशिश कीजिए दोस्तों कि क्लाइंट से कलेक्शन की बात करने के पहले कोई ना कोई एक सोशल या फ्रेंडली बात करना। जैसे कि अभी आपके मोहल्ले में जहां पे आप काम करते हैं, यदि कोई रिलीफ वर्क चल रहा है तो उसकी जानकारी क्लाइंट तक पहुंचाओ। उनका कनेक्शन किसी गवर्नमेंट के विभाग से या एनजीओ से कराना है तो करवा दीजिए। कोई भी नई इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की आ रही है या मोहल्ले में पता चल रही है तो उनके साथ शेयर कीजिए। तो कुछ नहीं है तो उनसे बात करके उनकी दिल की सुन लीजिए। दोस्तों ये सब जो चीजें हैं ये हमें लोन ऑफिसर के पहले एक जो हम इंसान हैं उस लिहाज से भी करनी चाहिए। लोन ऑफिसर तो हम बाद में है, लेकिन हम एक देश के नागरिक हैं, अपने साथ समाज में लोग रहते हैं, तो उस लिहाज से भी ये बातें हमें करनी चाहिए दोस्तों। चौथा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा दिमाग बोलता है कि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दिमाग तो सब कुछ सोच नहीं सकता, हमारे दिमाग ने थोड़ी भविष्य देखा है, और हमारा दिमाग बोलता है कि पता नहीं क्या होगा, परेशान हो जाता है, लेकिन अचानक से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आ जाता है। और हमारे इंडिया में दोस्तों ये जो श्रद्धा गुण है, ये जो फेथ है, इसकी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो अपनी जो प्रार्थना है, जो लोग परेशान नहीं है, जो लोग भूखे हैं, जिनके पास काम धंधा चला गया है, जो दुनिया में जो लोग मर रहे हैं, सबके लिए दोस्तों हमें दिन में 10-20 मिनट तो प्रार्थना करनी ही चाहिए। इस प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। सबका भला सोचिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, ये सब हमें सिखाया गया है दोस्तों। तो ये विश्वास रखिए और आप याद कीजिए कि आपके जीवन में कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि समस्या आई होगी, आपको इलाज नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अपने आप वो समस्या कुछ समय में सॉल्व हो गई होगी दोस्तों। ऐसा होता है ना, नहीं होता है? जब हमें पता है कि ऐसा होता है तो विश्वास रखिए दोस्तों, सब अच्छा होगा। जैसे कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि भगवान पे विश्वास नहीं करने पे क्या दिक्कत होती है। तो एक बार विष्णु जी समुद्र में लेटे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ, और अचानक से वो उठ के दौड़ने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि मेरा एक भक्त है और उसने धोखे से उसकी गाड़ी के नीचे एक मुर्गी आ गई है, तो उस गांव में जिसकी वो मुर्गी थी वो उसको मारने के लिए झुंड बना के जा रहे हैं, तो मैं उनको बचाने जा रहा हूं। मतलब भगवान बचाने जा रहे हैं तो अब तो भक्त बच ही जाएगा, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भक्त है, हमेशा भगवान पे उसकी श्रद्धा थी। लेकिन विष्णु जी गए और 1 सेकंड के अंदर वापस आ गए। अब लक्ष्मी जी बोली, भैया क्या हो गया, आप वापस क्यों आ गए प्रभु? तो विष्णु जी बोले, अरे मैं क्या बताऊं, अब मैं क्या बचाने जाऊं उसको, भक्त ने तो खुद ही लड़ने के लिए पत्थर उठा लिया। लेकिन दोस्तों सोचो, यदि भक्त ने, अकेला आदमी एक पत्थर लेके गांव वालों से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, उसकी तो कुटाई होने वाली है उसकी तो पिटाई होने वाली है। मतलब जब मुसीबत आया तभी उसने भगवान को छोड़ दिया। तो दोस्तों याद रखिए, ये समय अपने आप पे यकीन करने से ज्यादा भगवान पे यकीन करने का है। हम सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करते रहें, और जैसा गीता में लिखा हुआ है कि फल की चिंता ना करें, अपना कर्म अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप यकीन मानिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो भगवान देख ही रहा है। तो ये याद रखिएगा। तीसरा जो लास्ट पॉइंट दोस्तों का मैं डिस्कस किया था कि अपना काम, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम अपना काम करने की जगह हेड ऑफिस की पॉलिसी में या माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की समस्याओं में या देश की समस्याओं में या प्रधानमंत्री की पॉलिसी पे या दुनिया में चाइना ने क्या किया उस पे लेके फंस जाते हैं और अपने दिमाग की एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस समय हमें अपना काम तो सबसे पहले फुल एनर्जी के साथ और अटेंशन के साथ करना है। ये जो दुनिया भर की चिंता है, जब हमने समस्या पैदा नहीं की तो उसकी चिंता करने का भी हमें कोई हक नहीं है दोस्तों। अपना काम ईमानदारी से, फुल एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना फल की चिंता किए हुए, लेकिन दिमाग लगाते हुए हम करेंगे दोस्तों, सब अच्छा होगा।
याद है कल जो मैंने कहानी सुनाई थी, कौन धुनेगा कौन बुनेगा। तो एक गांव में एक कपड़ा बुनने वाला था। उस गांव में 30-40 लोग रहते थे। उसके उन सब के कपड़े वो आदमी बुनता था जो जुलाहा था। तो एक दिन उसके गांव में एक धोखे से कोई सिग्नल विग्नल नहीं मिला होगा, कोई लाइन क्लियर नहीं हुई होगी, तो एक मालगाड़ी आके रुक गई। अब मालगाड़ी में 50 डिब्बे थे और 50 डिब्बे में सब में ऊन और रुई भरी हुई थी। और ये आदमी परेशान कि भैया अब इतना ऊन इतना रुई कौन बुनेगा। तो अब वो पागल हो गया, बोले लगा कौन धुनेगा कौन बुनेगा। फिर उससे पूछता भैया क्या हो गया, तो बोलता कौन धुनेगा कौन बुनेगा। बीवी बोलती है क्या हो गया, तो बोलता कौन धुनेगा कौन बुनेगा। ये सब करने लगा। लेकिन अब परेशान, तो उसकी बीवी ने साधु जी के पास गई। साधु जी से बोला साधु जी मेरा पति तो पागल हो गया है, वो यही कहता रहता है कौन धुनेगा कौन बुनेगा, अब मैं क्या करूं। साधु जी ने आंख बंद की, उनकी तो त्रिकाल दृष्टि थी, तो उन्होंने देख लिया कि इस आदमी ने ट्रेन देखी और ट्रेन में रुई देखी और इसने सोचा कि सब रुई ऊन उसको ही सिलना है, इसलिए पागल हो गया। तो साधु जी गए स्टेशन पे, उन्होंने ट्रेन में माचिस जलाई और सब रुई जला दी और वो आदमी ठीक हो गया। दोस्तों वो आदमी ठीक हो गया, क्या बोला, ना अब कोई धुनेगा ना अब कोई बुनेगा। तो दोस्तों यही होता है, जब हम इतना बड़ा परेशानी देखते हैं तो अपना काम करने की जगह जो भी हम 50-60 लोगों का कपड़ा बुन सकते हैं वो सब काम छोड़ के हम पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं कि कौन धुनेगा कौन बुनेगा कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कैसे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ठीक होगा, कैसे हमारी क्लाइंट पैसा वापस करेंगे, कैसे कंपनी बचेगी, कैसे ये होगा कैसे वो होगा। अरे दोस्तों हम सब अपना काम अगर अच्छे से करेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा कोशिश लेके करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, प्रार्थना के भाव से करेंगे, सेवा के भाव से करेंगे, सब अच्छा होगा दोस्तों। इसीलिए मैं आपको एक थोड़ा सा इसे कहते हैं शांति के लिए प्रार्थना। शांति के लिए प्रार्थना क्या है दोस्तों, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जैसे भगवान जो चीज मैं बदल नहीं सकता उसको सहन करने की शक्ति दो। और फिर क्या बोलते हैं, गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग आई कैन। मुझे शक्ति दो कि जो मैं बदल सकता हूं वो मैं बदल सकूं। और कैसे पता चलेगा कि क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते हैं, उसके लिए मुझे विजडम दो, उसके लिए मुझे बुद्धि दो। तो दोस्तों अपना हर दिन ऐसे ही स्टार्ट करेंगे अपन लोग कि शांति की प्रार्थना करेंगे कि भगवान कुछ कर नहीं सकते तो हमें सहने की ताकत देना, कुछ कर सकते हैं तो उसको काम करने की ताकत देना, और इन दोनों के बीच में कि क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते ये समझने के लिए विजडम देना। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट। अपन लोग आज फिर मिलेंगे। 2 दिन की समरी मैंने आपको यहाँ पे दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके समय का सदुपयोग कर रहा होगा और इन सब डिस्कशन से आपका फायदा हो रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।